एक दूसरी केमिस्ट शॉप से मैंने एक सिरिंज और आला तरीन भारतीय सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। होटल के कमरे में आकर डिबिया में से ऊपर वाले 5 सिगरेटें निकालकर सामने रख लीं। शीशी का ढक्कन खोलकर देखा, शीशी में जर्द रंग का सफूफ था। उसे भी मैंने कागज के एक टुकड़े पर उलट लिया। सिरिंज की सुई से एक सिगरेट के अगले हिस्से के तंबाकू में छोटा सा मगर गहरा सुराख किया। उसमें सुई की मदद से ही जहरीला सफूफ उठाकर उसमें अच्छी तरह भरा और माचिस की तीली से तंबाकू को सतह को इस तरह बराबर कर दिया कि देखने से मालूम ही नहीं होता था कि इसमें इंतहाई मोहलक जहरीला सफूफ भर दिया गया है। यूं ही मैंने वो सफूफ चारों सिगरेटों में डालकर उनकी सतह हमवार कर दी। फिर पांचों सिगरेटों को डबिया में डालकर पैकेट बंद करके जेब में रखा। सिरिंज की सुई को तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन जहरीला सफूफ दोबारा शीशी में डालकर शीशी जैकेट की जेब में रख ली। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं लारियों के अड्डे पर आ गया, जहां कुछ टैक्सियां भी मौजूद थीं। मैंने उन पर एक ड्राइवर शक्ल ही से बड़ा अहमक सा लगता था। वैसे भी वो दुबला पतला सा था। मैं उसके पास गया, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, भाई जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल जाने से डरती है। तो भाई जी, मैंने सोचा है कि जब दर्द का दौरा शुरू हो तो उसे टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाऊं। उस वक्त वो बेहाल होगी, इनकार न कर सकेगी। ड्राइवर बेड़ी का कश लगाकर बोला, ठाकुर, तुम अस्पताल वालों की गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने फौरन कहा, भाई जी, कोई पता नहीं कि कब दर्द शुरू हो जाए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आप मुझे अपने घर का पता दे दें, अगर आज रात जरूरत पड़ी तो आपको खबर करूंगा। लीजिए, 100 रुपए रख लीजिए, बाकी 200 उस वक्त अदा कर दूंगा। ड्राइवर 100 रुपए लेकर बड़ा खुश हुआ और बोला, ये गाड़ी मेरी तो नहीं है ठाकुर, परंतु घबराओ नहीं, मैं आज रात गाड़ी अपने पास रख लूंगा। तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देते? मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। भाई जी, कोई पता नहीं कब दौरा पड़े। आप यूं ही मेरे घर के आगे बैठे रहेंगे, मैं खुद ही आपके घर जाकर इतला दे दूंगा। वैसे सामने वाले बाजार में मेरा घर है। टैक्सी ड्राइवर पर मेरे 100 रुपए ने बड़ा असर किया था। फिर मेरे इन 200 रुपयों का भी पेश आज वक्त काफी असर हो चुका था। एक तरफ इशारा करके बोला, ठाकुर, वो जो मंदिर है उसके पीछे वाली गली में मेरा मकान है, चलो आपको दिखाई देता हूँ। उसने बीड़ी फेंकी और मुझे टैक्सी में बिठाकर मंदिर की तरफ चला। उसका मकान मंदिर की एक भी गली का पहला मकान था। बस जी, जहाँ आकर दरवाजा खटखटा दें, मैं दरवाजे के पास ही चारपाई पर सोता हूँ। मैं वहां से पैदल ही दूसरी तरफ से होकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। चौक में आकर हलवाई की दुकान से मिठाई का एक डब्बा खरीदा और होटल में संभाल कर रख लिया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। टैक्सी ड्राइवर के घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर दिया था। ये सारा ताना बाना इस बुनियाद पर बुना जा रहा था कि मैं थाने में अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात का खाना खाकर मैं पैकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगा तो फौरन ही ख्याल आ गया और मैंने जल्दी से पैकेट जेब में डाल दिया। नीचे बाजार में आकर सिर्फ एक सिगरेट खरीदी और उसे सुलगाकर होटल में आ गया। होटल के कमरे में टेलीविजन पर राजस्थानी प्रोग्राम आ रहा था। ये प्रोग्राम जयपुर से आ रहा था। 9 बजे मैंने ऊपर अपने कमरे में आकर अपनी तमाम चीजें चेक की। सुधा रंगनी का दिया हुआ शाम का मन का, गले का मुकद्दस नक्श, जहर की शीशी, सिगरेटों का पैकेट, खंजर, लाइटर, करेंसी नोट, सब कुछ मेरे पास मौजूद था। बाथरूम में घुसकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अपनी सारी चीजों को एक बार फिर चेक किया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। नीचे जाकर वक्त देखा, वहां थोड़े से सैनिक्स खाए और चाय पी। थोड़ी सी मछली एक पैकेट में बंधवा ली। दीवार पर लगे कलाक की सुइयां रात के 10 बजा रही थीं। मैं ऊपर कमरे में आ गया। मेरा कमांडो मिशन शुरू होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी। रात को 11:15 बजे होटल वाले नीचे की दुकान बंद कर देते थे। जब मुझे नीचे दुकान और होटल का दफ्तर बंद करने की आवाज आई तो मैं उठ बैठा। बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी का छंटा मारा, बाहर आकर हर शय को एक बार फिर चेक किया और खिड़की से झांक कर देखा। होटल वाला दुकान बंद करके अपने कमरे में जा चुका था। मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया। मैं मछली और मिठाई का डब्बा उठाए सीढ़ियां उतरकर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिल शिकस्त वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हाइल पहाड़ से भी टकराकर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली।
थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। ये अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थीं। कोई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि चौकी इंचार्ज ठाकुर सचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा उधेड़ उम्र थानेदार बैठा रजिस्टर पर झुका ऊँग रहा है। वही दो सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मेरा साथी पाकिस्तानी जासूस ऊँग रहा था। वो मुझे बीमार सा लग रहा था। मैंने जाते ही चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सचदेव जी कहाँ चले गए? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथिन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सैलमा देखने चला गया। वहां बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सैलमा हाल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ आ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ कराया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई मैं इस खुशी में लाया हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। मैं डब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है, हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊंगा। जी हम तो पुलिस कर्मचारियों को एक्साइज में रहते हुए पुलिस से बड़ी दोस्ती हो गई है, कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डबिया खोलते हुए कहा, तो फिर लीजिए सिगरेट ही पी लीजिए महाराज। आला किस्म के सिगरेटों का पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डबिया में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को पकड़ा दी। जब मैं मुड़ा तो देखा थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही हल्का कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हलक में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था। मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई। वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और यूं बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा। थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ को ढलक गई थीं। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया। किस कदर खतरनाक जहर था कि उसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया था। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नेमवार दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलो। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे में रुककर बाहर देखा। बाजार उसी तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करके थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र ही था, मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदोकोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। अभी खामोश रहो, मैंने कहा। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही दरवेश हो। मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते अहमक कहीं के। वो चुप हो गया। मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए, लेकिन अब मैंने उसे भी रास्ते से हटा देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब मैं जासूस की बजाय एक खूंखार कमांडो बन चुका था।
चौक में हलवाई की दुकान अब तक खुली हुई थी। मैं बाजार के दूसरी तरफ निकल आया। वहां सामने मेरा होटल था जो बंद पड़ा था। फिर भी मैं उसे कुछ फासले से होकर गुजरा। लारियों का अड्डा भी सुनसान पड़ा था। एक जानिब वो मंदिर था जिसके अकब में टैक्सी ड्राइवर का घर था। मंदिर की अकबी गली में पहुंचते ही ड्राइवर के मकान के बाहर टैक्सी खड़ी नजर आ गई जिसका रुख सड़क ही की जानिब था। मेरे दिल में ख्याल आया, जब टैक्सी यहाँ मौजूद है तो ड्राइवर को जगाने की क्या जरूरत है, कहीं वो बेचारा खामखा हमारे हाथों न मारा जाए। मैंने अपने साथी से सरगोशी में कहा, हमें ये टैक्सी लेकर जानी है, खामोशी से मेरे पीछे आओ। मैंने करीब जाकर देखा, टैक्सी के दरवाजे मुकफिल थे और शीशे चढ़े हुए थे। पुरानी टैक्सी थी। मैंने जेब से खंजर निकाल कर खिड़की के शीशे का रबड़ उखाड़ा और शीशा नीचे कर दिया। फिर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों जल्दी से टैक्सी में घुस गए। अब एक दूसरी मुश्किल पेश आई, गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने साथी के कान में कहा, नीचे उतरकर इसे धक्का लगाओ। उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगी। मैं उसे सड़क पर ले आया। अब मैंने उससे कहा कि बोनट उठाकर इंजन स्टार्ट करो। उसने ऐसा ही किया। मैंने रेस दी तो इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। अगर टैक्सी का ड्राइवर बेदार भी हो जाता तो हमें नहीं पकड़ सकता था। मैंने टैक्सी को गियर से निकालकर पहला गियर लगाया और एक्सीलेटर दबा दिया। मेरा साथी लपक कर मेरे पास आ बैठा था। गाड़ी ने धुआं छोड़ा और वैरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं उस सड़क से शनासा था। यही वो सड़क थी जिससे होकर मैं अहमदाबाद से उदयपुर के लारियों के अड्डे में दाखिल हुआ था। गाड़ी अगरचे पुरानी थी लेकिन उसका इंजन बड़ी ठीक ठाक हालत में था। मैंने गाड़ी को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर छोड़ दिया था। मेरे साथी ने कहा, हम इस सड़क पर महफूज नहीं हैं। अगर टैक्सी वाले की आंख ना भी खुली हो तो थाने में जो हम 3 सिपाही और थानेदार का खून कर आए हैं वो छुपा नहीं रह सकता। हो सकता है पुलिस की कोई जीप हमारे ताकुब में इस सड़क पर चल पड़े। उसके अलावा अगले शहर की पुलिस चौकी को हमारे बारे में खबरदार किया जा सकता है और हम आगे पकड़े जा सकते हैं। जिन खदशात का इजहार मेरा साथी कर रहा था उन पर मेरी भी नजर थी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमजद। और मेरा कोड नाम? वो एकदम खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, तुमने मुझे अपना कोड नंबर नहीं बताया। अगर जो तुम्हारी शक्ल उस तस्वीर जैसी है जो मुझे इस्लामाबाद में चौधरी साहब ने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो नंबर दिया था वो मालूम करना जरूरी है। मैंने अपना 3 हिंसों वाला नंबर उसे बता दिया। वो मुतमईन होकर बोला, मेरा कोड नाम शहीद है। मैंने कहा, अब बताओ कि चौधरी साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि हम पुलिस के नरगे में फंस कर एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर न जाने कब मिल भी सकें या नहीं। अमजद ने मुझे वो पैगाम देना शुरू किया जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ ने उसे मुझे तक पहुंचाने के लिए कहा था। दुश्मन हमसाया मुल्क ने हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल और न्यूक्लियाई साइंस में हरफ आखिर साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी नौजवान लड़की मिस नौरीन को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी के पास एक कीमती फार्मूला है जो उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। दुश्मन मुल्क अपने एटमी मंसूबे को मुकम्मल करने और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के लिए डॉक्टर अफरीदी के एटमी फार्मूले से काम लेना चाहता है। डॉक्टर अफरीदी की बेटी को इसलिए अगवा किया गया है ताकि डॉक्टर अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर दुश्मन के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे लिए क्या हुक्म दिया गया है? मैंने पूछा। तो मैं ये ड्यूटी सौंपी गई है कि जिस तरह भी हो सके डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी मिस नौरीन को दुश्मन की कैद से निकालकर बम्बई शहर में मुकीम एक पाकिस्तानी एजेंट के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे साइंसदान और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए और आप लोग मुंह देखते रह गए। ये सब कुछ एक ऐसी गहरी साजिश के तहत हुआ कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। बहरहाल ये तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। उस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉक्टर और उसकी बेटी को दुश्मन की कैद से निकालकर पाकिस्तानी एजेंट के पास बम्बई पहुंचाने का है, क्योंकि बावर किया जाता है कि डॉक्टर अफरीदी से काम निकालने के बाद दुश्मन उसे उसकी बेटी समेत हलाक कर डालेंगे। सामने से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आईं। मैंने टैक्सी की रफ्तार कम करके उसे एक तरफ कर दिया। ट्रक गुजर गया तो मैंने अमजद से पूछा, क्या कुछ खबर है कि डॉक्टर अफरीदी को किस शहर में और किस जगह ले जाकर कैद में रखा गया है? हाँ, अमजद बोला।
हमारी इंटेलिजेंस हमें सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान धारावार का एक गुना और खतरनाक जंगल है। उस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने किले के खंडर में नीचे खुफिया लेबॉर्ट्री कैंप कर रखी है। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी उसी जेर जमीन लेबॉर्ट्री में कैद हैं। वो लेबॉर्ट्री कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तदाई काम वहीं होता है। हमारी इंटेलिजेंस को इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका। हमारी टैक्सी वैरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अमजद से बंबई में मुकय्यम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया उसकी उम्र 50 वर्ष, कद दरमियाना, रंग सांवला और बालों में सफेदी है। असली नाम अब्दुर्रहमान है, सियालकोट का रहने वाला है। 15 साल से बंबई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चरनी रोड पर मतब कर रहा है। उसने शादी नहीं की। उसने अवाम की भलाई के लिए दुकान ही के एक हिस्से में छोटी सी अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। उसी दुकान के पीछे उसका मकान है जहां वो रहता है। उसका खुफिया कोड नाम नीला मुर्दारीद है। क्या तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा? ये सब कुछ मेरे जहन में कंप्यूटर में महफूज हो चुका था। मैंने कहा, फिर उससे बड़ा अहम सवाल किया कि उसका मुशर्रिफ अब क्या रह गया है और वो क्या चाहता है। मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था जो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा, मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थीं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।